तो हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस की थी कि इनके जो तीन जो मेजर रूलर्स थे, हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, उनके बेटे थे बिंदु, उनके बेटे थे अशोक। ठीक है, उनके बाद जो आपको शासक दिखते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं थे। और आखिर में 185 ईसा पूर्व 185 बीसी में जो आखिरी मौर्य शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या उन्हीं के मंत्री ने कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने, जिन्होंने शुंग डायनेस्टी का जो है शुरुआत की, शुंग वंश की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमको राजनीतिक रूप से देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, उनका प्रशासन का व्यवस्था क्या थी। तो हम लोगों ने सोर्सेज की बात की थी कि हमारे पास सोर्सेज क्या है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये सारे हमारे पास। और उसके अलावा जो कुछ एक आपको रेफरेंसेस मिलते हैं अष्टाध्यायी में, ठीक है, महाभाष्य में, इस तरह के रेफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो हम लोग जब बात करते हैं उनके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहला आइडिया आता है सप्तांग थ्योरी। सप्त और अंग, सात और अंग, सात अंग है राज्य के। ठीक है, जो अर्थशास्त्र में बताए गए हैं, जिसके अनुसार जो है राज्य का निर्वहन होता है, राज्य का व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये सात अंग कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये सात आपको बताए गए हैं। अभी क्या है? स्वामी का मतलब होता है राजा। ठीक है, जो कि इसको माना जाता है कि वो जो है पूरे राज्य का स्वामी है, पूरे राज्य का नेता, लीडर। ठीक है, राजा जो है उसको नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको एक नोबल बर्थ वाला होना चाहिए ना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि नोबल बर्थ का होना चाहिए। मौर्य खुद नोबल बर्थ के थे कि नहीं, इस पर डाउट है। ठीक है, कुछ लोग उनको क्षत्रिय कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो शूद्र थे। ठीक है, अ, लेकिन ये चीज कही जाती है कि उनको जो है स्किल्ड होना चाहिए। उनको उनके अंदर जो है बहुत सारे अधिकारियों की हमने बात की थी। ठीक है, कि बहुत सारे अधिकारी होते हैं, तो उनमें एक अमात्य कहते हैं। अमात्य बेसिकली मिनिस्टर्स को कहते हैं। उनके अलग अलग आपको कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो अमात्य ये और महामात्य, ये इस तरह के ऑफिसर्स थे जो कि अ, शासक की मदद करते थे मंत्रिमंडल में रह के, कि हर तरह के डिसीजन लेने में। तीसरा है जनपद। जनपद का मतलब है लोग। ठीक है, जहां पे लोगों के पांव पड़े, जनपद में से आपका राज्य है। मगध जो है इस टाइम तक सबसे प्रमुख महाजनपदों में से एक था। और मौर्य साम्राज्य तक आते आते आप देखते हैं कि वो एम्पायर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करने में सफल रहा, एक साम्राज्य के रूप में उभर के आया। ठीक है, तो सबसे पहला अगर भारत का साम्राज्य किसी को माना जाता है तो वो मौर्य साम्राज्य है। चौथी चीज है दुर्ग। दुर्ग का मतलब फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन की जरूरत क्या होती है? देखो, फोर्टिफिकेशन का जो पूरा स्वरूप है ना, वो समय के अनुसार बदला, उसमें बदलाव आया है। इनिशियली अगर आप देखें तो फोर्ट, जो क्या कहते हैं, फोर्टिफाइड एरिया होते हैं, वो पहले भी होते थे। हमेशा कभी देखेगा, जो किले होते हैं, किसी भी किले में जाइएगा, क्यों ऐसा होता है कि किले जो हैं हमेशा ऊंचे इलाकों में बनाए जाते हैं, पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं। कभी मैदान में आपको किले नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि किले जो होते हैं वो बेसिकली आपके नेचुरल बैरियर्स के रूप में काम करते हैं। कि पहले पहले के टाइम में आप देखते हैं कि अपने एरिया की सुरक्षा के लिए आप ऐसी जगह पे अपना स्थान बनाते हैं जहां से कि सामने जो दुश्मन है उसको आने में तकलीफ हो। तो या तो बीच में नदी होगी, या कोई पहाड़ होगा चढ़ने के लिए। ये क्या है, प्राकृतिक एक तरीके से अवरोध का काम करते हैं, जिसके कारण जो है किसी भी शत्रु को आने में तकलीफ होती है और उनको जो है चढ़ने में मुश्किल होती है। इसी कारण हम देखेंगे कि किले जो बंदी है वो इम्पोर्टेंट होती है अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए। ठीक है, हमेशा ये होता है कि किले के बीच में एक महल होता है, और किले को जीतना मतलब राज्य को जीतने के बराबर होता है। ठीक है, तो अपने राज्य की रक्षा के लिए उसके किले बंदी करना जरूरी होता है, उसके अपने महल की रक्षा करना जरूरी होता है। तो दुर्ग या फिर अपनी जो है फोर्टिफिकेशन जरूरी होती है, खासतौर पर राजधानी को में किले बंदी करनी होती है। पांचवा है कोष। ठीक है, जहाँ पे जो है कोष के बहुत सारे काम है। पहली बात तो ये कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो सारा जो रेवेन्यू है उसको इकट्ठा करने का एक साधन होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ऐसा भी टाइम आता है जब आपको आपदा फेस करनी पड़ रही है, या फिर आप लोगों को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अ, राज्य को वो करेंगे, क्या कहते हैं, कोष का इस्तेमाल करेंगे, कि ताकि किसी को भी जो है अकाल से या फिर किसी भी तरह के युद्ध के समय जो है महामारी से या फिर किसी प्रॉब्लम से
नहीं जूझना पड़े। छठी चीज है दंड, सेना। ठीक है। अब जो सेना होती है इसका दो काम होते हैं, एक तो बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, और दूसरा होता है आंतरिक जो राज्य की सीमाओं को या राज्य की व्यवस्था को बनाए रखना। सातवां होता है मित्र। ठीक है, मित्र का मतलब यहाँ पे मित्र नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब होता है एलाय। अब यहाँ पर जो अर्थशास्त्र युद्ध की बात करता है उसमें वो तीन तरह के व्यवस्था की बात करता है, तीन तरह की युद्ध व्यवस्था की बात करता है। पहली चीज है पहली चीज है बेसिकली जिसमें वो कहते हैं कि आप अपने से आपका शत्रु है वो आपसे ज्यादा मजबूत है या आपसे कमजोर है या फिर आपके बराबर का है, उसके अनुसार आप जो है कोई भी युद्ध करेंगे। ठीक है। तो आप इसमें क्या देखते हैं, तीन व्यवस्थाएं हैं। क्या या तो आप अगर आपसे कमजोर शत्रु है तो आप उसको जीतेंगे। अगर आप आपसे बराबर का शत्रु है तो आप उसके जो है संधि करेंगे। ठीक है। और अगर आपसे मजबूत है तो आप इनडिफरेंट रहेंगे। ठीक है, आप जो है उनसे उलझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली एक प्रबंधन है जो देखा जाता है कि कैसे जो है युद्ध के समय में राज्य की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है। ये सात जो आइडियाज हैं इनको सप्तांग कहते हैं। ठीक है। अब हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि सप्तांग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और सप्तांग से क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है। शासक को कैसा होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो है उसी इलाके उसी एरिया से बिलोंग करना चाहिए जहाँ का वो राजा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज किसी नोबल फैमिली का होना चाहिए। तीसरी चीज कि उसको सारे जो है विधिवत ज्ञान होना चाहिए। उसको सरकार के सारे अपॉइंटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। उसको जो है अपने राज्य को अपने जो वो है उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये चीज आपको अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलती है। ठीक है। अब ये भी इसमें कहा गया है कि अगर राजा क्रूर हो, राजा जो है ठीक से काम ना करे, तो जनता का अधिकार बनता है कि उसको निकाल फेंके। यही चीज जो है उन्होंने ग्रहानंद के साथ किया था कि जहाँ पे उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के रूप में स्थापित करवाया। ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है स्वामी के लिए इंपॉर्टेंट है। अमात्य जो है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अलग अलग, जो कि राजा को बताते हैं दैनिक कार्यों के बारे में, जो आपको बताया सजेशन देते हैं, उनके साथ टैक्स कलेक्ट करते हैं, गांव का विकास करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं आपको इस प्रबंधन में देखने को मिलती हैं कि जितने भी राजा जो भी चाहता है, ठीक है, वो सारी चीजों की पूर्ति इस व्यवस्था में होनी चाहिए। ये चीज आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती है। ये चीज जो है अमात्य का इसमें योगदान है। अगला जो आइडिया है वो है जनपद का। ठीक है। जनपद क्या है, जनपद वो एरिया है और वहाँ के लोग हैं। ठीक है। जहाँ पे वो रह रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी व्यवस्था क्या हो रही है, पहली चीज तो ये कि जमीन जो है फर्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, जमीन फर्टाइल होनी चाहिए। और आपको ये सुनिश्चित करना है कि खेती किस तरह से विस्तारित हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि भूमि के भी अलग अलग प्रकार होते थे, तो उन भूमि के प्रकारों में से एक चीज होती थी कि सीता लैंड। सीता लैंड कौन सी जमीन होती थी, सीता लैंड वो जमीन होती थी जो कि डायरेक्टली राजा के कंट्रोल में होती थी। ठीक है। और राजा के कंट्रोल में अगर जमीन है, इसका मतलब उनका जो व्यवस्था है वो राजा के अंडर होगी, सुपरविजन में होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आपको जो है यहाँ पे आ, ये भी देखने को मिलेगा कि विष्टि का स्वरूप मिलता है, पोस्ट लेबर का कॉन्सेप्ट दिखता है। आ, आपको ये भी देखने को मिलता है कि इस पूरे उसमें व्यवस्था में युद्ध का कॉन्सेप्ट है कि युद्ध में जब अगर युद्ध की जरूरत पड़े तो किसानों को या फिर आम लोगों को युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है। राजा को ये व्यवस्थित करना है कि किसी भी मुसीबत के क्षण में उनकी सुरक्षा करना राजा का काम है। तो ये सारे आइडिया जो हैं जनपद के इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अ, अगली जो चीज है वो है आपका फोर्ट्स या फिर आपका दुर्ग। ठीक है। तो राजा किसी भी राज्य में दुर्ग होने चाहिए राज्य के प्रबंधन के लिए, राज्य को की सुरक्षा के लिए। और उसके आसपास जो है पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जंगल होने चाहिए, खेत होने चाहिए, डेजर्ट होना चाहिए, पानी का के सोर्स होने चाहिए। ये सारी चीजें मदद करती हैं
राज्य को बचाने में, राज्य को का व्यवस्था करने में। ठीक है। और बेसिकली कई बार आप ये भी देख पाते हैं कि जो जो राजा है वो इसमें क्या कहते हैं, इस तरह से व्यवस्थित करता था राज्य को कि जब भी कोई संकट की स्थिति हो तो दुर्ग के अंदर से ही, फोर्ट के अंदर से एक ऐसा गुप्त रास्ता होना चाहिए जहां से वो लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें। ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलती है। प्लस जो अनाज वगैरह है वो सारा जो है किले के अंदर होना चाहिए। ठीक है। किले के अंदर होना चाहिए। किले, ये आपको ऐसे ये बताता है कि किलेबंदी जो है किस तरीके से की जाएगी। किलेबंदी इस तरीके से की जाएगी कि जो खेत हैं वो सब राज्य के अंदर होंगे। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर कभी युद्ध होता है, युद्ध के टाइम पर अगर कभी अनाज की कमी पड़े तो आपके पास, सेना के पास अनाज का प्रबंधन करने का की जगह हो। एट द सेम टाइम जो बाहरी लोग हैं उनके पास ये सोचना, उनके पास अनाज और पानी दोनों की कमी पड़ जाए। ठीक है, कोई बाहर खेत ना हो, अंदर की तरफ खेत होंगे। ठीक है। तो वो जो है उनके पास रसद की कमी पड़ जाएगी और वो जल्दी हार जाएंगे। ये चीज आपको देखने को मिलती है। दुर्ग का इस तरीके से प्रबंधन होना चाहिए कि जो वो है बाहरी रूप से वो बहुत क्लिष्ट होने चाहिए, जहाँ पे वो लोग अंदर से आ ना सके, और अंदर से सेना के लिए उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवी चीज है कोष। कोष तो हमने बेसिकली बोला कि क्या कहते हैं कि जहाँ पे जो है सैलरीज देने के लिए, नई चीजों की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है। इन सब चीजों के लिए कोष की जरूरत है। साथ ही साथ एक और, आप पैसे कमाओगे कैसे, राज्य को संपदा कैसे मिलती है? पहली तो ऐसी चीजें हैं कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो राज्य के सीधे निरंतर नियंत्रण में है। आपकी जो जमीन है, सीता लैंड, वो डायरेक्टली आपके कंट्रोल में है। ठीक है। जो लैंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनको टैक्स देते, उनसे टैक्स लेते हो। फिर आप क्या करोगे, आप जो है, जो वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनसे जो है जो अटाविक हैं उन पे फाइन लगाते हो। जो व्यापारी हैं उनको शुल्क देना पड़ता है। एक अलग से अध्यक्ष है। हमने जब अध्यक्षों की बात की थी तो एक शुल्क अध्यक्ष था जो कि टोल्स कलेक्ट करता था। ठीक है। कुछ ऐसे बिजनेस थे जिनको सिर्फ राज्य ही चला सकता था, शिप बिल्डिंग, जो, या फिर फायर आर्म, हथियार बनाने का, नाव बनाने का, ये दोनों ऐसे बिजनेस थे जो कि राज्य के कंट्रोल में थे। ठीक है। और एक और जो तरीका है राज्य को विस्तार करने का वो है लूट एंड प्लंडरिंग। ठीक है। इसे कहते हैं वॉर बूटी। जब भी आप युद्ध में जीतोगे तो वहां से जो संपदा आई है उन पे जो फाइन लगा है वो सारा का सारा आपका रिसोर्सेज यूज होगा। ठीक है। तो कोष जो है इसी से बनता है। अगला चीज है दंड। ठीक है। दंड में हम लोगों ने बात किया कि सेना की बात है। ठीक है, पूरी अच्छी तरह सेना होनी चाहिए, और इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि सेना अपने आप में बगावत ना करे। और ये इसका आपको एविडेंस मिलता है, जब बिंदुसार राजा था तो जो है आपको रेफरेंस मिलता है कि जो है सेना ने बगावत कर दी थी और उसको हटाने के लिए अशोक को भेजा गया था। ठीक है। तो अशोक ने चाहा था कि मैं जो है, काफी हम लोग वैल्यूबल है। ठीक है। सेना सैनिकों को जो है, ज्यादातर क्या होता है ना, आ, दो तरह की सेना होती है। और मौर्यों की इंपॉर्टेंस ये है कि उनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। दो तरह की आर्मी होती है, एक होती है स्टैंडिंग आर्मी, दूसरी होती है बेसिकली टेम्पररी आर्मी। ठीक है। अब पुराने टाइम में आपके पास सेना जो होती थी ना वो ज्यादा टेम्पररी होती थी, हेलट जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर टाइम तो चौबीसों घंटे इंसान युद्ध करेगा नहीं। ठीक है। तो आप क्या करते थे, जो किसान लोग होते थे उन्हीं को सैनिक बनाया जाता था कि जब युद्ध की जरूरत पड़े उनको बोलो कि आओ युद्ध करने आओ। ठीक है। वो युद्ध करते थे, युद्ध खत्म हो जाता था, जो भी उनका हिस्सा बनता था वो अपना हिस्सा लेके वापस खेती में लग जाते थे। जब आप स्टैंड, क्योंकि आप लोग जो है और स्टैंडिंग आर्मी क्या होती है कि दिन का कोई भी टाइम हो आप लोग जो है अपने काम में लगे रहेंगे, आप जो है सीमा पे रहेंगे, आप युद्ध करेंगे। आज के टाइम पे स्टैंडिंग आर्मी होती है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप युद्ध कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपको सैलरी मिलेगी, आपको जो है काम करना है। ठीक है। इसका मतलब ये कौन कर सकता है? जिनके पास रेगुलर इनकम हो। ठीक है। अगर राज्य तभी ये चीज कर सकता है जब राज्य के पास इतना संसाधन हो कि वो रेगुलरली अपने सैनिकों को सैलरी दे सके। समझ रहे? अब रेगुलरली अगर आप उनको सैलरी दे सकते हैं, हमको उनको जो है डेली आप हर महीने सैलरी देंगे, तभी जो है स्टैंडिंग आर्मी बन सकती है। बहुत रिसोर्सेज खर्च होते हैं। और यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि अशोक का जो अहिंसा वाला जो आइडिया था वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि
उसने बोला कि आगे हमको युद्ध नहीं करेंगे कलिंग के युद्ध के बाद, लेकिन उसने अपनी सेना थोड़ी हटाई, उसकी सेना अपनी जगह बनी रही। इसका मतलब क्या है कि आप कोई युद्ध किए बिना, किसी राज्य का विस्तार किए बिना, नया रिसोर्सेज जोड़े बिना आप सेना पे खर्च कर रहे हो, और सेना पे का जो बोझ है उसके कारण जो है काफी इकोनॉमिकल पोजीशन खराब हो रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ा आपको एक चीज देखने को यहाँ पर मिलती है। अगला जो आखिरी चीज है वो मित्र है। जो हमने बोला कि आपको जो है अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ जो है अलायंस करके रखना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी कि तीन तरह के होते हैं, या तो जो सेना आपसे कमजोर हो, जो सेना आपके बराबर हो, और जो सेना आपसे मजबूत हो। जो आपके कमजोर है उस पर आप युद्ध कर सकते हो, जो आपके बराबर है उनके साथ आप संधि करोगे, और जो आपसे कमजोर, आपसे मजबूत है, उनसे आप दूर रहोगे, इंडिफरेंट रहोगे। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है व्यवस्था। अब बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ के ऑफिशियल कौन कौन से थे, और बेसिकली उसमें किस तरह का जो है यहाँ पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। कौटिल्य इस चीज की बात करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि राजा के अंदर कुछ खास जो है व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य धर्म का कॉन्सेप्ट है। और राज्य धर्म जो है उनको निभाना चाहिए। ठीक है, उनको अपने लोगों के प्रति देखना चाहिए, और सारे विकारों से दूर होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मान, ठीक है, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है काम में लिप्त नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, घमंड नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है ओवर एक्साइटेड, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह की अतिवाद से उनको बचना चाहिए। ठीक है, अब आपकी जो व्यवस्था है वो ये है कि उनका जो आइडिया है वो किस चीज पे होना चाहिए। एक तो होना चाहिए पूर्व दर्शन पे, और दूसरा होना चाहिए व्यवहार पे। ठीक है, कि जो पहले के लोग बोल के गए हैं कि ऐसे ऐसे फॉलो करो, उसको भी सुनना है। और व्यवहार का मतलब होता है प्रैक्टिकल विजडम। ठीक है, जो आपके समक्ष मौजूद है, अभी अगर मेरे सामने ये सिचुएशन है तो मेरे को इस टाइम पे क्या करना चाहिए, जो ये प्रैक्टिकल आइडिया है, ये दूसरा विचार है। ठीक है, तो ये दोनों जो थॉट प्रोसेस हैं ये आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, व्यवहार और इस तरह की व्यवस्था। ठीक है, व्यवहार के अनुसार और पूर्व पक्ष के अनुसार। पूर्व पक्ष कहते हैं किसको, जो आपके एग्जिस्ट, आपसे पहले लोग कह कर गए। ठीक है, अब अगली जो चीज है वो मंत्री परिषद है। जैसे मैंने बोला कि मंत्री परिषद हुआ करते थे, जिसमें जो है 30 मेंबर होते थे। ठीक है, आपके अलग अलग काउंसिल्स होते थे जो अलग अलग जो है राज्य के प्रबंधन का ख्याल रखते थे। उनके नीचे होते तीर्थ, 18 तीर्थ होते थे। उनके नीचे होते थे 20 अध्यक्ष। ठीक है, फिर होते थे महामात्य, फिर होते थे अमात्य। यहाँ पर एक सवाल आपका क्वेश्चन एग्जाम से आ सकता है कि अशोक ने कौन से खास महामात्यों को नियुक्त किया था। तो उसका आंसर होगा धम्म महामात्य। जब अशोक ने धम्म का की बात की थी, धम्म की बात की थी, तो उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को नियुक्त किया था धम्म महामात्य करके, जो कि रेगुलेट करेंगे कि धम्म का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और आप अमात्य जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है ऐसा नहीं कि मौर्य से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जब हम लोगों ने बात की मुद्रा राक्षस की, तो आप हम लोगों ने बोला था कि घनानंद जो थे, उनके जो मंत्री थे उनका नाम क्या था, राक्षस। और उनका जो पद था वो अमात्य थे, वो अमात्य राक्षस थे। ठीक है, वो जो है सबसे प्रमुख जो है मिनिस्टर थे घनानंद के। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती था। अमात्य का जो पोजीशन है वो मौर्य से पहले भी एग्जिस्ट करता था। ठीक, इसके अलावा है युक्त। युक्ता जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं। राजुका, जो कि ये देखेंगे कि भूमि जो जो टैक्स वो होगा, वो टैक्सेशन के लैंड भूमि का मापन करेंगे। ठीक है, फिर आपको कुछ अध्यक्ष मिलते हैं, संस्था अध्यक्ष, समस्ता अध्यक्ष, शुल्का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। ठीक है, सेनापति, इस तरह के आपको जो है ऑफिशियल देखेंगे। कोषाध्यक्ष, ठीक है, पणा अध्यक्ष। बहुत अलग अलग तरह के आपको ऑफिशियल देखने को मिलते हैं, और इनको आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से इससे क्वेश्चन बनता है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जो है कुछ कुछ मेजर ऑफिशियल्स के नाम पता होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो ये कि ऑफिशियल कौन थे, दूसरा ये कि जो है जो ऑफिशियल्स हैं उनका काम क्या था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फलाना ऑफिशियल कौन था, संस्था अध्यक्ष कौन है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं उल्टा करके कि जो मिंट का वो करते थे, जो मिंट करते थे, ठीक है, या फिर जो मार्केट्स के अध्यक्ष थे उनको क्या कहा जाता। इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं।
ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है कि आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पेपर वाला फॉलो किया हो, आप लोग अगर देखते हो, ठीक है, तो उसमें आपको लोगों को रेफरेंस मिलेगा कि एक क्वेश्चन आया था, दो लगातार साल क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया है कि रिपोर्टर्स के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है। एक बार ये आया है कि क्या कहते हैं कि फला एक अध्यक्ष का नाम दिया है और पूछा गया है कि वो अध्यक्ष किस चीज का इंचार्ज था। ठीक है। तो इस तरह के सवाल अगर आपको एग्जाम में आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला जो वो चीज है वो है ग्राम के उसमें लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे किया जाए। तो हमने जैसे बोला कि ग्रामीण का होता था, गांव का। हम लोगों ने ये भी बोला था कि जैसे भूमि का वितरण हो रहा था। ठीक है, भूमि का वितरण किस तरीके से होता था कि फीता अध्यक्ष होता था, प्लस राज्य जो है कुछ जमीन जो है ब्राह्मणों को देता था दान के रूप में। और उनको कहता था कि आपके अंडर है सब कुछ, हम लोग इसमें बीच में नहीं आएंगे, लेकिन आपको जो है इंश्योर कराना है कि यहाँ पे खेती होते रहे। ठीक है। और ये चीज क्यों जरूरी है? ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि आप समय के साथ साथ आप क्या देखते हैं कि आपको जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपको जो है नई नई जमीन की जरूरत होती है। आपको नई नई जमीन की जरूरत होगी। और ये नई जमीन है, वो कैसे आएगी? आप जो है नए नए इलाकों को साफ करेंगे, या तो इसके दो तीन तरीके हैं। जो इलाके आपने जीते हैं उनमें आप लोगों को बता दें, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो इलाके यूज नहीं किए गए, जो आपके खेती के अंडर नहीं है, उनको खेती वहां पे करवाई जाए। तीसरी चीज ये है कि जंगल है या फिर पैस्चर लैंड है, जो चरवाहा भूमि है, जो दलदली इलाका है, जो बंजर भूमि है, ये सारे इलाकों को खेती के अंडर लाया जाए। ये सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू जो है एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है। प्रादेशिका जो है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स होते हैं। और इसके अलावा आप देखते हैं कि स्पाई सिस्टम होता है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि जनरली जो है धोबी या नाई, ठीक है, या फिर जो शराब खाने होते थे, ठीक है, ये ऐसी जगहें होती थी जिनके लिए आपको, जहाँ पे जिन लोगों को स्पाइस के रूप में, जासूस के रूप में नियुक्त किया जाता था, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि ये ऐसे लोग हैं जिनका लोगों से मिलना आसान होता था, इंफॉर्मेशन निकालना आसान होता था। इसके अलावा आपको विश्वकन्या का कॉन्सेप्ट मिलता है, जहाँ पे जो है पॉलिटिकल असैसिनेशन के रूप में यूज किया जाता था। आपको अगर मारना है तो आप लोग विश्वकन्या का इस्तेमाल करते थे। प्लस आपको फीमेल बॉडीगार्ड का जिक्र मिलता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इस तरीके से होगा कि राजा को अपने साथ कुछ फीमेल बॉडीगार्ड रखने चाहिए। साथ ही साथ राजा के खाने से पहले उनका भोजन चख के देखना चाहिए। ठीक है, या व्यवस्था होनी चाहिए कि खाने में जहर तो नहीं मिलाया गया है। उसके लिए आप देखते हैं कि दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि कोई और चक्कर देखे, ठीक है। दूसरा ये कि चांदी के चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ खास तरह के जहर होते हैं, अगर आप उनमें चांदी का चम्मच, अगर चांदी वो करेंगे तो काली पड़ जाती है। तो इससे पता चलता है कि खाना जो है मिलावटी है, खाने में जो है जहर है। ठीक है। ये चीज आपको राजनीतिक इकाई के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। जहां तक बात है यहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, आर्थिक व्यवस्था की, तो हम लोग अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे तो आप देखते हैं कि जो मेन है वो कृषि है, खेती है। ठीक है। अब खेती की जो व्यवस्था होगी उसमें दो तरह की चीजें होंगी। एक तो ये कि राज्य के अंदर खेती होगी, फीता अध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा जो है प्राइवेट लैंड भी होंगे। आ, जैसे कि मैंने आपको एक खास चीज बोली थी कि यहाँ के जो ज्यादातर किसान थे जो बसाए गए थे वो शूद्र थे। तो आपके लिए को एक शब्द मिलता है शूद्र कर्षक। ठीक है, शूद्र कर्षक। और मेगास्थनीज जब सोसाइटी की बात करता है तो उसमें ये बात करता है 7 कैटेगरीज की। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फार्मर्स की। ठीक है, फार्मर बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो कृषक जो है बहुत महत्वपूर्ण समाज का हिस्सा रहा है। ठीक है। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि टैक्सेशन का रेट काफी ज्यादा था। ठीक है, 1/4 से लेके 1/3 तक टैक्स होता था। और कुछ टाइम ऐसा भी होता था, जैसे युद्ध का टाइम है या फिर ऐसा समय है, अकाल का समय है, उस टाइम पे 3/4 या 75% तक भी क्या कहते हैं, आपको जो है टैक्स देखने को मिल जाता है। ठीक है। ये एक व्यवस्था है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अ, किस तरह के अनाज उगाए जाते थे? चावल, मोटा अनाज में बेसिकली ये सब आता है, बाजरा, जौ, बाजरा वगैरह। आपको जो है ये मिलेंगे, काली मिर्च मिलेगी आपको, जो है सरसों मिलेगा आपको, केसर मिलेगा, दालें मिलती हैं, गेहूं, ठीक है,
सब्जी और फल, गन्ना, इन सब की खेती की जाती थी। ठीक है। ये सारी चीजें व्यवस्था आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। खास तौर पे आप क्या देखते हैं कि अनाज जो है, मोटा अनाज, वो एक बहुत स्टेपल डाइट होता है। ठीक है। प्लस गेहूं और चावल, ये सबसे स्टेपल डाइट हुआ करते हैं। राज्य के अंदर काफी सारे खेत आते हैं, सीता लैंड कहते हैं उसको, जहाँ पे ये लोग जो है लोगों को बताते हैं, जिनको कहते हैं शूद्र, शूद्र कर्षक। ठीक है। शूद्र कृषक जो शूद्र है और किसान। ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि इसलिए किया जाता है क्योंकि सबसे इजीली अवेलेबल लेबर है। विष्टी भी करवाई जाती है, कोर भी कहते हैं इसको। ठीक है। फोर्स लेबर, जहाँ पे आप टैक्स जो है कैश के रूप में नहीं दे रहे हैं, आप जो है जो राजा है उनकी जमीन जो है फ्री में वो कर रहे हैं, जोत रहे हैं। ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है। प्लस आपको एक कैटेगरी मिलती है दास कर्मकार। कुछ वो हैं जो खेती करवाते हैं। दूसरी चीज ये है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि जो है क्या कहते हैं, खेती में, खेतों में काम करते हैं, तो इनको कहा जाता है दास कर्मकार। जैसे कि हमने बोला था, दास शब्द जो है पहले इनिशियली वैदिक टाइम में यूज किया जाता था, किसके लिए? दास दस्यु और आर्यों के लिए। लेटर वैदिक तक आते आते दास जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाने लगा इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, कि जहाँ पे जो है डोमेस्टिक जो लेबर है, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर लेबर है, उनके लिए आप देख पाते हैं। तो दास और कर्मकार जो कि काम करने वाले हैं। साथ ही आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है श्रेणी का। ठीक है। श्रेणियों का, श्रेणी या तो पुगा भी कहते हैं। ठीक है। ये कलाकारों का जो है गिल्ड होता था। तो गिल्ड की हम बात करेंगे अभी, गिल्ड क्या होता था और गिल्ड की क्या जरूरत थी। ठीक है। अब हमने ये भी देखा है कि जो है इस टाइम पे टैक्स कलेक्शन होता था बड़े संख्या में। टैक्स कलेक्शन होगा, इसका मतलब क्या है? दो तरीके से टैक्स कलेक्ट होगा, भाग और बलि। ये दो तरीके के आपको टैक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स कौन से हैं? ये आपको दो देखने को मिलते हैं, समहर्ता और सन्निधाता। समहर्ता जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसको समाहर्ता कहा जाता है। दूसरा जो आपको आइडिया मिलता है वो है सन्निधाता का। ठीक है। जो कि ट्रेजरर था। ठीक है। ये चीज, दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। जो खजांची है उसको सन्निधाता कहेंगे, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड है उसको समाहर्ता कहेंगे। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है। इसके अलावा जो भूमि से अलग अलग तरह के टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। कैसे टैक्स? जैसे कि लैंड टैक्स तो हो गया, इरिगेशन पे टैक्स लगता था, जो पानी का प्रयोग इरिगेशन के लिए। क्यों? एक थ्योरी इसी के हिसाब से दी गई है, अगर आपको पता हो, शायद कार्ल विटफोगल की थ्योरी है, जो कहते हैं हाइड्रोलिक डिस्पोटिज्म। ठीक है। हाइड्रोलिक डिस्पोटिज्म कहते हैं इसको, क्योंकि इसका मतलब क्या है? ज्यादातर आपको जो प्राचीन संस्कृतियां हैं वो नदी के किनारे मिलती हैं। और ये जो संस्कृतियां हैं, इनकी खास चीज ये होती है कि सारी संस्कृतियां कहीं ना कहीं जो है इस चीज पे चलती हैं, कृषि पे चलती हैं। अब उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज तो ये कि जब बुआई का मौसम हो, जब हार्वेस्ट, जब खेती का मौसम हो, तब आपके आपके पास खेतों में पानी पहुंचना चाहिए। और दूसरा चीज ये, तो नदी के स्तर को उठाना पड़ेगा कि ताकि वो खेतों तक पहुंचाया जा सके। और दूसरा ये कि जब पानी ओवरफ्लो हो जाए, बारिश का पानी ओवरफ्लो हो जाए, तो आपको उसको, पानी को के स्तर को कम करने के लिए भी का भी तरीका होना चाहिए। तो वाटर लिफ्टिंग डिवाइस और डाइक्स। ठीक है। तो रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, पानी के जो रिजर्वॉयर बनाए जाएंगे, डाइक्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, तटबंध बनाए जाते हैं। ठीक है। नहर बनाई जाती है। ये सब चीजें बनाना एक पर्सनल व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य करेगा तो क्या करेगा? उसके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, उसके लिए टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है। तो इरिगेशन का को जो टैक्स होता है उसको सेस भी कहते हैं। ठीक है। सेस जो होता है वो लिया जाता है, दुकानों से टैक्स लिया जाता है। अर्थशास्त्र में ये पूरा आपको एक पूरा मैप दिया हुआ है कि कौन सी दुकान कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे जो है कौन सी दुकानों का कौन सा दिशा होनी चाहिए, कहाँ पे जो है दैनिक आवश्यकताओं की दुकानें होनी चाहिए, कौन से उसमें जो है मिलिट्री वाला आयुध होना चाहिए, कौन सी जगह जो है कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये सारी चीजों का प्रबंधन ऑलरेडी किया गया था। ठीक है। कस्टम ड्यूटी, बाहर से सामान लाने में, जो व्यापार हो रहा था उसके लिए, उसकी व्यवस्था भी आपको, उसके ऊपर भी रेवेन्यू देना पड़ता था। फॉरेस्ट, जैसे मैंने बोला कि फॉरेस्ट में जो कम्युनिटी रहती थी, अट्टाविक्स। ठीक है। अट्टाविक्स के लिए आपको एक वो होता है कि जो मौर्य राज्य है बहुत क्रिटिकल था। ठीक है। अट्टाविक्स को अच्छी तरीके से नहीं देखता था। ठीक है। अशोक के इंस्क्रिप्शन तक में जो है अट्टाविक्स को
धमकियां दी हुई हैं कि आप जो है संभल जाओ, ठीक है, फालतू की हरकतें मत करो वरना आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, तो अट्टाविक्स के ऊपर टैक्स लगाने के दो प्रयोजन थे। एक तो ये कि उनको जो है उन पे नॉर्मली टैक्स लगाना मुश्किल होता था क्योंकि वो एक जगह पे रहते नहीं थे। फॉरेस्ट जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो जनरली क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो उनको जो है एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल होता था। लेकिन आप अगर इस तरह से किया जाए तो राज्य को बहुत बड़ा जो है नुकसान इससे होता है। ठीक है, तो इस कारण से आप क्या देखते हैं कि फॉरेस्ट ड्वेलर पर टैक्स लगाया जाता था कि ताकि उनको मोबिलाइज किया जा सके, एक जगह उनको एकत्र किया जा सके। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। आप साथ ही साथ आप देखते हैं कि दूसरा रीजन ये है कि आप जो है उनको वो करना चाहते हो, आप जो है उनको खेती में कृषि में लाना चाहते हो। वो जो जमीन है, ठीक है, जहाँ पे एक कबीलाई समुदाय रहते हैं, आप उनको खेती के अंडर लाओगे। और खेती कैसे लाओगे? बाय इंक्लूडिंग देम। अब आप उनको या तो एरिया से बाहर निकाल दो या फिर उनको अपने उसमें सम्मिलित कर लो। ये दो तरीके हैं। ठीक है, इस तरीके से राज्य जो है विस्तारित होगा। अगला जो चीज है फेरी, मतलब बेसिकली जो जैसे मैंने बताया था कि ये जो पूरा मगध का राज्य है, यहाँ पे नदियां का पूरा तंत्र है, और नदियों का जो तंत्र है वो इस तरीके से व्यवस्था होती थी, ये क्या कहते हैं कि नदियों के नाव के द्वारा जो है वो किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा, उन पे टैक्स लगता है। माइंस, यहाँ पे बहुत सारे जो है मिनरल्स हैं, ठीक है, एरिया मिनरल्स के लिए बहुत रिच है, तो यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत पाए जाते हैं। और आखिर में पैस्चर लैंड, जो चरवाही भूमि है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारे जो हैं आपको व्यवस्था देखने को मिलती है इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब एक विचार बोला गया है, एक विचार आता है जिसपे डाउट है सबको, ठीक है, कि क्या मौर्यन एम्पायर में, मौर्य साम्राज्य में स्लेवरी थी, दास प्रथा थी? ठीक है, दास प्रथा बोलते हैं लेकिन दास कर्मकार है, दास कर्मकार। ये चीज क्यों कही गई है? क्योंकि मेगास्थनीज अपने इंडिका में कहता है कि इंडिया में स्लेवरी नहीं थी। ये चीज पे डिबेट है कि इंडिया में स्लेवरी थी कि नहीं थी। ठीक है, और इसका जवाब ये है कि ये स्लेवरी उस तरीके की नहीं थी जिस तरह का आइडिया आपको ग्रीक में मिलता है ना। मेगास्थनीज चूंकि ग्रीक आदमी था, ठीक है, उसका जो आइडिया था पूरा स्लेवरी का, वो ग्रीको रोमन स्लेवरी पे आधारित था। ठीक, तो ग्रीको रोमन स्लेवरी आपको पता होगा, उसमें उसके जो आइडिया है वो ये है कि जो स्लेव है वो इंसान नहीं, वो जानवर के बराबर है, एक ऐसा जानवर जो बोल सकता है, बस। मतलब आपको उसको सैलरी नहीं देनी होती, आपको उसको बस खाना खिलाना है। ठीक है, ये एक आइडिया होता था, और आप उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, गिरवी रख सकते हो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था आपको बहुत श्योरली इंडिया में नहीं मिलती है, इंडियन को नहीं मिलती है। आपको विष्टी जरूर मिलता है, आपको फोर्स लेबर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं था खरीद फरोख्त का जो विचार है, या फिर आप अगर आप ये देखें कि सैलरी नहीं देनी पड़ती, ये सब चीजें जो हैं, दास होते थे, डोमेस्टिक लेबरर्स होते थे। ठीक है, लेकिन इतना कड़ा नहीं था व्यवस्था जैसे आपको ग्रीको रोमन में मिलता है कि जहाँ पे उनको जानवरों की तरह उनसे बर्ताव किया जाएगा। और इसका रीजन ये है, जो ग्रीक सिटीज हैं वो कंज्यूमर सिटीज हैं, और जो इंडियन जो सेंटर्स आपको देखने को मिला वो प्रोड्यूसर सिटीज हैं। ठीक है, कंज्यूमर सिटीज क्या होती हैं? वो दूसरों के बनाए हुए सामान पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, जो दूसरा जो बाकी शहरों से आ रहा है उस पर आश्रित है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ कंज्यूम करेंगे, कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस कौन करेगा? लैटिफ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा, जो उनकी बड़ी बड़ी भूमि है। हमारे यहाँ जमीन की बहुतायत होने के कारण जो है, और फर्टाइल लैंड होने के कारण, उपजाऊ भूमि होने के कारण, किसी को स्लेव बनाने की ऐसा जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्लेव बनाने की जरूरत नहीं है। और ये चीज हम लोगों ने बाद में भी बात की थी कि क्या कहते हैं कि जो इंडिया के जो बुल्स हैं वो हम्प्ड हैं। ठीक है, वहां पे जो है बैल का जो कोलू है वो, उस पे जो वो है, हल का जो सिरा है वो अटक सकता है, जो यूरोपियन बुल्स में नहीं होता। खेती यहाँ पे जमीन ज्यादा उपजाऊ है और बारिश बेहतर होती है। तो ये चीजें आपको उस तरह की स्लेवरी जो है आपको नहीं देखने को मिलती है। डोमेस्टिक लेबर देखने को मिलता है कि दास का आपको एविडेंस जरूर मिलता है। तो मे बी टू एन एक्सटेंट दास प्रथा थी, लेकिन उस तरीके की दास प्रथा नहीं थी जैसे आपको ग्रीको रोमन पीरियड में देखने को मिलती है। ठीक है,
इरिगेशन होता था, कुएं बनाए जाते थे, अग्रहट्टा का आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, पानी को कुओं से खींच के खेतों में लाने के लिए, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का आपको रेफरेंस मिलता है, सुदर्शन लेक काठियावाड़ में कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सुदर्शन लेक का आपको जिक्र बाद में भी आएगा, कब? राजा रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आपको मिलता है राजा रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन, जिसमें वो कहते हैं कि हमने जो है कौन से लेक की का जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन लेक रुद्रदमन ने बनवाया नहीं था, ये मौर्य टाइम का जो है लेक है, ठीक है। इसका राजा रुद्रदमन ने जीर्णोद्धार करवाया था।